नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेपाल के क्राइसिस के बारे में। रिसेंटली नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। नेपाल के जेनजीज ने प्रोटेस्ट करके नेपाल में तख्ता पलट करवाया है और अभी के लिए जो फॉर्मर जस्टिस सुशीला कर्की जी है, उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट नेपाल में बनाई हुई है। जो बांग्लादेश की हालत हुई है, सेम वैसे ही हमें नेपाल में देखने को मिल रहा है। नेपाल की जो हालत है वो बांग्लादेश जैसी ना हो, इसके लिए नेपाल के जो लोग हैं उन्होंने सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। बांग्लादेश में कुछ इस तरह से ही यूएस ने तख्ता पलट करवाया था। जो शेख हसीना जी बांग्लादेश की पीएम थी, उनको निकालकर अभी के लिए जो इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में है उसे मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं। यूएस ने बांग्लादेश से एक चीज मांगी थी। यूएस बांग्लादेश में अपना मिलिट्री प्रेजेंस बनाना चाहता था ताकि वो चाइना को टैकल कर सके। और ये जो प्रस्ताव है उन्होंने शेख हसीना जी के सामने प्रस्तुत भी किया था, लेकिन शेख हसीना जी ने बिल्कुल मना कर दिया था। और इस वजह से यूएस ने बांग्लादेश में सोशल मीडिया का यूज करके तख्ता पलट करवाया। कुछ इस ही तरह जैसे नेपाल में जेनजीज ने किया, वैसे ही बांग्लादेश के यूथ ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया था। और अभी बांग्लादेश में जो यूएस फेवरेट मोहम्मद यूनुस है वो इंटरिम गवर्नमेंट संभाल रहे हैं। अगर देखा जाए, बांग्लादेश जो है काफी सही तरीके से डेवलपमेंट कर रहा था। बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो काफी ठीक तरीके से बूम कर रही थी। एम्प्लॉयमेंट जो थी वो बांग्लादेश में पैदा हो रही थी। लेकिन इसी मूव की वजह से, इसी तख्ता पलट की वजह से जो अभी ये बिजनेसेस बांग्लादेश में ग्रो कर रहे थे, ये वियतनाम और इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। इस तख्ता पलट की वजह से बांग्लादेश को बहुत ही बड़ा नुकसान सहन करना पड़ा है। और यूएस ने अपना डोमिनेंस दिखा के बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया है। सोशल मीडिया थ्रू कैंपेन्स चलाकर और इस आंदोलन को भड़का के उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया है। कुछ ऐसा ही सेम सिचुएशन हमें नेपाल में देखने को मिल रहा है। नेपाल में अभी के लिए जो गवर्नमेंट थी, बहुत सारा करप्शन, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा यूथ इमिग्रेशन, इन सब मुद्दों की वजह से नेपाल में जेनजीज ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। और ये जो प्रोटेस्ट है उसने एक बहुत ही बड़ा रूप लिया और इन जेनजीज ने नेपाल में तख्ता पलट करवा दिया। पार्लियामेंट्स को उन्होंने जला दिया और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे नेपाल के, उनको सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। इसके पीछे हम बोल सकते हैं कि यूएस का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो सोशल मीडियाज है, जो फेसबुक ग्रुप्स है, उनकी द्वारा ये जो प्रोटेस्ट है उन्हें भड़काया गया था। और तख्ता पलट होने से पहले जो ये नेपाल की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोशल मीडिया बैन भी कर दिया था। उसके पीछे का रीजन जरूर यही होगा कि जो यूएस है वो जेनजीज को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि वो नेपाल में तख्ता पलट करवा दे। लेकिन जो ये सोशल मीडिया बैन हुआ, उसके बाद ये जो आंदोलन है ये और भी भड़का और उसके बाद जो नेपाल का यूथ है उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हुआ। और जो नेपाल के पीएम थे केपी शर्मा ओली, वो देश छोड़कर भाग गए और नेपाल में तख्ता पलट हुआ। लेकिन अगर नेपाल की हम बात करें तो नेपाल में ये जो तख्ता पलट है ये पहली बार नहीं हुआ है। 2006 में जो नेपाल में मोनार्की थी, शाह मोनार्की, 240 सालों से चलती आ रही शाह मोनार्की जो थी, उसका जो तख्ता पलट था उसकी शुरुआत 2006 में हो चुकी थी। 2006 में शाह मोनार्की के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए थे नेपाल में। और उसके बाद 2008 में जब ज्ञानेंद्र शाह, जो उस वक्त के राजा थे नेपाल के, उनको समझ में आया कि जो नेपाल की प्रजा है वो नहीं चाहती कि अब ज्ञानेंद्र शाह जो है नेपाल के राजा बने रहे, और इसलिए वो साइडलाइन हो गए। और
उसके बाद नेपाल के लोगों को लगा कि अभी नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद नेपाल की जो डेवलपमेंट है वो होनी शुरू होगी। तो इस तख्ता पलट के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने नेपाल की बागडोर संभाली और 2015 तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेपाल में एस्टैब्लिश हो चुका था। लेकिन जो नेपाल के लोगों की इच्छाएं थी, जो नेपाल के लोगों का विजन था कि जब डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होगी उसके बाद नेपाल का डेवलपमेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेपाल में 3 मेन पार्टीज बनी, 2 कम्युनिस्ट पार्टीज थी, एक नेपाली कांग्रेस थी। इन 3 पार्टीज ने आपस में ही बांट के सत्ता बांट ली थी। 2 पार्टीज जो है वो गठबंधन करती थी और उनका पीएम बन जाता था। इन सालों में 2008 से लेकर आज तक नेपाल में 14 बार प्राइम मिनिस्टर बदले गए हैं और ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो इन्हीं 3 पार्टीज में से किसी पार्टी का बना है। ये जो पार्टीज थी उन्होंने नेपाल के लोगों के एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी पूरे नहीं की, बल्कि नेपाल में बहुत ज्यादा करप्शन होने लगा। और अभी के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, ये प्रो चाइना प्राइम मिनिस्टर थे और नेपाल में जो भी कम्युनिस्ट पार्टी आती थी या जो भी पीएम बनता था, इन पार्टीज के लीडर्स ने बहुत सारा करप्शन किया। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो करप्शन करके चाइना को दिए गए और इन लीडर्स ने बहुत सारे पैसे खाए और उस वजह से नेपाल में करप्शन जैसे प्रॉब्लम्स आए। नेपाल में कोई भी जो बिजनेस है वो फ्लरिश नहीं कर पाया और नेपाल का जो यूथ है उसका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। इसलिए जो नेपाल का यूथ है वो 10th 12th पास करने के बाद दूसरे देश भाग जाता था ताकि वो वहां पे अपनी पढ़ाई कर सके। नेपाल में यूथ इमिग्रेशन की भी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली गई। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो नेपाल के जो यूथ है, नेपाल का जो जेनजी है, उसने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया और जो अभी की गवर्नमेंट थी उनको निकाल फेंका। तो नेपाल में जो डेमोक्रेसी का मॉडल लाया गया था वो पूरी तरीके से फेल हुआ और ये जो 3 पार्टीज थी इन्होंने मिल बांट के इस नेपाल में अपना राज शुरू किया और बहुत सारा करप्शन किया। और अगर देखा जाए तो इस प्रोटेस्ट में लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था। लोगों ने नेपाल का पार्लियामेंट जला दिया, जो काफी सारे स्ट्रक्चर्स थे उन्हें जलाया गया। जो नेपाल के मिनिस्टर्स थे, काफी ऐसे वीडियो सामने आए कि जो नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्हें सड़क पर दौड़ा कर मारा गया। ऐसे बहुत ही एग्रेसिव मूव्स जो है वो नेपाल के जेनजीज की तरफ से हमें देखने को मिले। तो अभी अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटेस्ट भड़का, ये सोशल मीडिया थ्रू यूएस ने भड़काया हुआ प्रोटेस्ट था। कोई भी प्रोटेस्ट जो है उसे अगर इतना बड़ा रूप लेना है तो उसके लिए सोशल मीडिया का यूज किया जाता है और यूएस जो है अलग अलग देशों में सोशल मीडिया का यूज करके ये प्रोटेस्ट भड़काने का काम करता है और एक अनरेस्ट लाने का काम करता है। सेम ऐसे ही बांग्लादेश में भी हुआ था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो नेपाल को बांग्लादेश के इस प्रोटेस्ट से बहुत ही ज्यादा सीखने की जरूरत है। यूएस काफी हद तक ट्राई करेगा कि यूएस डोमिनेंट जो गवर्नमेंट है वो नेपाल में फॉर्म हो सके और यूएस जो है अपना दबदबा नेपाल में बना सके, ऐसा यूएस ट्राई करेगा। अभी जो चाइना बैक्ड कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी उन्हें तो निकाल फेंका गया है, तो जो चाइनीज डोमिनेंस था वो तो थोड़ा सा पीछे जा चुका है। लेकिन यूएस काफी हद तक ट्राई करेगा कि वो जो है नेपाल में डोमिनेंस तैयार कर सके। इस वजह से नेपाल के यूथ को काफी सोच समझकर डिसीजन लेना होगा कि कौन जो है नेपाल में फिर से सत्ता स्थापन करेगा। तो अभी अगर देखा जाए तो जो इंटरिम गवर्नमेंट नेपाल में बनी है वो जो फॉर्मर नेपाल की चीफ जस्टिस थी सुशीला कर्की जी वो संभाल रही है।
लेकिन जब अभी फिर से नेपाल में इलेक्शंस हो गए, तब कौन नेपाल में गवर्नमेंट बना सकता है, इस पॉसिबिलिटीज की हम बात करेंगे। सबसे पहला जो नाम आता है वो है बलेन शाह का। बलेन शाह जो है वो एक रैप आर्टिस्ट थे, एक इंजीनियर थे, और उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और वो जो है काठमांडू के मेयर बने। ये जो तीन पार्टीज थी, इनके खिलाफ खड़े होके इन तीनों में से किसी भी पार्टीज में हिस्सा ना लेके बलेन शाह जो है काठमांडू के मेयर बने। और काफी हद तक कहा जाता है कि ये जो बलेन शाह है, इनका इस प्रोटेस्ट में बहुत ही बड़ा हाथ है, और कहा जाता है कि यूएस जो है वो इन बलेन शाह को बैकिंग कर रहा है। नेपाल के पास ये एक ऑप्शन है कि बलेन शाह जो है वो अगले लीडर नेपाल के बन सकते हैं। और अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो जो ज्ञानेंद्र शाह है, जो नेपाल की शाह मोनार्की से आते हैं, जिन्होंने 2008 में अपनी गद्दी छोड़ी थी, और जो नेपाल की भलाई के लिए, नेपाल के लोग चाहते थे कि वो नेपाल के राजा ना रहे, इसलिए नेपाल के लोगों के विचारों का सम्मान करते हुए ज्ञानेंद्र शाह ने अपनी पावर जो है, अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ दी थी। लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए तो ज्ञानेंद्र शाह जो है ये भी एक अच्छा ऑप्शन है नेपाल की गवर्नमेंट संभालने के लिए, और इंडिया जो है वो इन ज्ञानेंद्र शाह को सपोर्ट भी करती है। अगर 6 महीने पहले की हम बात करें तो ये जो ज्ञानेंद्र शाह थे वो इंडिया में आए थे। इंडिया में उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की थी, और उन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जो है उनसे भी मुलाकात की थी। तो काफी हद तक इंडिया जो है इन ज्ञानेंद्र शाह को सपोर्ट करता है कि वो नेपाल के लीडर बने। तो अभी अगर देखा जाए तो नेपाल अगर यूएस की तरफ जाना चाहेगा तो वहां पे उन्हें काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो यूएस काफी हद तक नेपाल का यूज करेगा अपने खुद के फायदे के लिए। वो नेपाल का यूज करेगा चाइना को टैकल करने के लिए, वो नेपाल का यूज करेगा इंडिया को टैकल करने के लिए। लेकिन अगर इंडियन फेवरेट कोई लीडर नेपाल में आता है तो इंडिया जो है, इंडिया की पॉलिसी कभी भी ऐसी नहीं थी कि वो अपने फायदे के लिए कभी भी दूसरे कंट्रीज का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता। इंडिया जो है वो इस मुद्दे को काफी हद तक मानता है कि हर कंट्री ने अपने जो देश है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हर कंट्री ने अपने आप को डेवलप करना चाहिए। तो इंडिया जो है वो बायलैटरल रिश्ते बनाता है सारे देशों से। नेपाल की जो यूथ है उन्होंने सोच समझकर ये डिसीजन लेना चाहिए कि कौन जो है नेपाल को आने वाले समय में लीड करेगा। क्योंकि अगर यूएस डोमिनेंट कोई भी लीडर नेपाल में आता है तो नेपाल की जो कंडीशन है वो बांग्लादेश की तरह ही बन के रह जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन जो है नेपाल का अगला लीडर बनेगा? आपको जो लगता है आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।